नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानवाड़ी में। और जैसा कि हम लोग सीटेट की पीवाईक्यू की क्लासेस देख रहे हैं और आज 24 में जो पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हिंदी का पेपर हुआ था उसका अभ्यास देखेंगे, उसके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। उससे पहले हमारे ज्ञानवाड़ी चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी जो सीरीज़ है ये एच सीरीज़ है और ये पेपर हमारा दिसंबर 2024 में हुआ था। पेपर फर्स्ट अर्थात 1 से 5 का जो सीटेट का पेपर होता है ये उसका पेपर है और ये ऑफिशियल पेपर है। आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये पेपर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि सीटेट में जो है कुल 150 प्रश्न आते हैं। 150 प्रश्न जो हमें 2.5 घंटे में करने हैं। 150 प्रश्न हमें कितने घंटे में करने हैं? 2.5 घंटे में करने हैं। इसके अंतर्गत हम दो भाषाओं का चयन करते हैं, जिसमें भाषा एक के अंतर्गत हम हिंदी का पेपर आज देखेंगे। भाषा एक के अंतर्गत ये हमारा भाषा एक के अंतर्गत जो हिंदी का विषय है उसका अभ्यास हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखें कि जो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, लगभग 10 प्रश्न जो हैं आपके ये 9 प्रश्न जो हैं ये आपके ये पूछे गए हैं गद्यांश से। 91 से लेकर 99 तक के जो प्रश्न हैं ये गद्यांश से पूछे गए हैं। इसमें हमें गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। सीटेट में हमेशा ध्यान देंगे कि हमें उन विकल्पों का चयन करना है जो सबसे उपयुक्त है, क्योंकि सीटेट में क्या होता है कि कभी कभी एक से अधिक ऑप्शन भी सही होते हैं, लेकिन हमें जो सबसे ज़्यादा सही उत्तर है, जो सबसे उपयुक्त है, उसी विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे गद्यांश, वीडियो को पास करके गद्यांश को पढ़ लेंगे। मानसिक जगत में परिवर्तन कैसे आया? जब मानव ने मन के विकास के लिए भौतिक और मानसिक दुनिया की खामियों के खिलाफ लड़ाई शुरू की तो मानसिक परिवर्तन होने लगे। यह लड़ाई अब भी जारी है और आगे भी रहेगी। आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार मानसिक दुनिया में परिवर्तन को ज्ञान योग कहा जा सकता है। यह बदलाव भी पूर्ण महत्व का नहीं, सापेक्ष महत्व का ही था। क्या मनुष्य ने अपनी अंतर्निहित खामियों के खिलाफ लड़ाई में किसी बड़ी ताकत की मदद ली? हाँ, उन शुरुआती दिनों में लोगों ने देखा कि भौतिक दुनिया की अपेक्षा मानसिक दुनिया में अधिक खामियां थी। गहन विश्लेषण के बाद मनुष्यों ने निष्कर्ष निकाला कि वे अपने मानसिक प्रवृत्तियों को एक बिंदु पर केंद्रित कर सकते हैं और उन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन कर सकते हैं, तो वे उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की सहायता से अपनी खामियों को दूर करने में सक्षम होंगे और पोषित लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। तो जब भी गद्यांश को पढ़ेंगे तो जो हमारे मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट कर लेंगे, उसको अंडरलाइन कर लेंगे, जिससे जब भी आप उत्तर लगाएंगे, ऑप्शन देखेंगे, तो वहाँ से उन उत्तरों को ढूंढने में आसानी होगी। तो चलिए, यहाँ पे ये हमने गद्यांश पढ़ा। अब प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न कहता है कि आनंद मार्गदर्शन के अनुसार मानसिक स्तर के परिवर्तन को कहा गया है। तो यहाँ पे हमने देखिए अंडरलाइन किया था आनंद मार्गदर्शन, ये है आनंद मार्गदर्शन के अनुसार। आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार मानसिक दुनिया में परिवर्तन को क्या कहा गया है? ज्ञान योग कहा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञान योग। तो आनंद मार्गदर्शन के अनुसार मानसिक स्तर के परिवर्तन को क्या कहा गया है? ज्ञान योग कहा गया है। दूसरा प्रश्न देखें तो कह रहा है कि खामियां शब्द है। खामियां शब्द क्या है? तो ये व्याकरण से पूछा गया प्रश्न है। खामियां शब्द जो है वो आगत शब्द है। कैसा शब्द है? वो आगत शब्द है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तीसरा प्रश्न है मानसिक दुनिया से तात्पर्य क्या है? मानसिक दुनिया से तात्पर्य क्या है? तो मानसिक दुनिया से तात्पर्य है कि जो काल्पनिक दुनिया है, यहाँ पे देखें मन में उठने वाले भाव, ये गलत है। मन भावन दुनिया, ये भी गलत है। मन की स्थिति नहीं। मानसिक दुनिया का तात्पर्य है कि जो हम मन में सोचते हैं, जो हमारी कल्पना में जो दुनिया है, उसी को हम बोलते हैं मानसिक दुनिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काल्पनिक दुनिया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न अगर हम देखें 94, तो गद्यांश के अनुसार मनुष्य को, उसके बाद खाली स्पेस है, की जरूरत होती है। तो गद्यांश के अनुसार मनुष्य को अपनी क्षमताओं को उन्नत करने की या ब्रह्मांडीय ऊर्जा की खोज करने की
अपनी क्षमताओं को पहचानने की या अपनी कमियों को दूर करने की। तो गद्यांश के अनुसार मनुष्य को अपनी खामियों को दूर करने में सक्षम होंगे। यहाँ पे जो गद्यांश कह रहा है उसके अनुसार हम अपनी कमियों को दूर कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गद्यांश के अनुसार मनुष्य को अपनी कमियों को दूर करने की जरूरत है। तो 94 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। 95 में देखें तो अंतर्निहित का समानार्थी शब्द नहीं है। अंतर्निहित का समानार्थी शब्द नहीं है। तो समाविष्ट का मतलब एक प्रकार से अपने में मिलाना, समायोजित करना, समाहित करना और सन्निहित करना। तो अगर हम देखें अंतर्निहित का जो समानार्थी शब्द है, समाविष्ट भी इसका समानार्थी है, समाहित भी और सन्निहित, तीनों अंतर्निहित के समानार्थी शब्द हैं, जबकि समायोजित जो है ये अंतर्निहित का समानार्थी शब्द नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 समायोजित। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो 96 मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगे? मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगे? ऑप्शन ए है, पहला है अपनी कमियों को दूर करने के प्रयासों के कारण, परिवर्तन सतत होने वाली प्रक्रिया है, मानव मन के विकास के कारण, मानसिक चिंतन के कारण। तो मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगे? गद्यांश कहता है कि अपनी कमियों को दूर करने के प्रयासों के कारण जो है मानसिक परिवर्तन होने लगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला। ठीक। इसके बाद 97 ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अर्थ क्या है? ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अर्थ है ब्रह्मांड की ऊर्जा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्याकरण गलत है, ब्रहाड ब्रहाड की ऊर्जा लिखा है, ब्राह्म गलत लिखा हुआ है। ब्रह्म और ऊर्जा ये भी गलत है, ब्रह्मा की ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मांड की ऊर्जा। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सही अर्थ क्या है? ब्रह्मांड की ऊर्जा। ठीक। इसके बाद प्रश्न संख्या 98 आरंभिक दिनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आरंभिक दिनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में कम कमियां थी, ये गलत है। भौतिक व मानसिक जगत दोनों में कोई कमी नहीं थी, ये भी गलत है। भौतिक व मानसिक जगत में एक सी कमियां थी, ये भी गलत है। भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में अधिक कमियां थी। यहाँ पे गद्यांश में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है मानसिक दुनिया में अधिक खामियां थी, भौतिक दुनिया की अपेक्षा मानसिक दुनिया में अधिक खामियां थी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में अधिक कमियां थी। उसके बाद 99 वाला प्रश्न है जो कि व्याकरण से पूछा गया प्रश्न है कि भौतिक में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? तो भौतिक जो है वो भूत प्लस इक से बना हुआ प्रश्न है, शब्द है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 भूत प्लस इक। इसमें कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है और मूल शब्द क्या है? भूत। ठीक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। आगे कह रहा है कि नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। और इसका प्रश्न क्रमांक है 100 से लेके 105 तक। ठीक। तो ये कविता की पंक्तियां हैं, यहाँ पे पढ़ लेंगे। उसके बाद इसका जो प्रश्न है, समूह से भिन्न शब्द है, समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे देखें, हंसना रोना, आशा निराशा, भिन्न भिन्न और पाना खोना। यहाँ पे देखें तो सभी लगभग एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। यहाँ पे आशा निराशा, हंसना रोना, पाना खोना, लेकिन भिन्न भिन्न जो है ये एक ही शब्द है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा भिन्न भिन्न। इसके बाद प्रश्न संख्या 101 कह रहा है आठों याम से तात्पर्य है। आठों याम से मतलब होता है कि आठों पहर। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो गया? आठों प्रहर या आठों, जो 8 हमारे प्रहर हैं। तो पहला ऑप्शन है 8 स्तर, तो ये नहीं होगा। 8 दिशाएं, ये भी नहीं होगा। 8 की संख्या, 8 प्रहर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8 प्रहर। आठों याम का मतलब क्या है? 8 प्रहर। प्रश्न क्रमांक 102 चाहे कितने भी दुख आए मनुष्य को कार्य रोक देने चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। कार्य करते रहना चाहिए, सदा मुस्कुराते रहना चाहिए और सदा शांत रहना चाहिए। तो चाहे कितने भी दुख आए मनुष्य को सदैव शांत रहना चाहिए। इस कविता के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सदा शांत रहना चाहिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 103 कविता के भावानुसार जीवन में सदा रहते हैं, क्या रहते हैं? सुख दुख रहते हैं, अपने अपने रहते हैं, गतिमति, आठों याम। तो कविता के भाव के अनुसार जीवन में सदैव क्या रहते हैं? सुख और दुख रहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 सुख और दुख। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 104 जीवन कैसा है? आशा निराशा से घिरा,
आशाओं से घिरा हुआ, बेहद सुखद, बेहद दुखद। तो कविता कहता है कि जीवन जो है वो आशा और निराशा से घिरा हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आशा निराशा से घिरा हुआ। तो ये गद्यांश और पद्यांश जो प्रश्न होंगे ये बहुत ही आसान होंगे, आप इनको आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 105, जीवन की विषम परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए उचित उदाहरण नहीं है। जीवन की विषम परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए कौन सा उदाहरण जो है उचित नहीं है? कभी हंसना कभी रोना, कभी सोना कभी रोना, कभी खोना कभी पाना, कभी आशा कभी निराशा। तो कभी हंसना कभी रोना ये भी सही है, कभी रोना कभी पाना, खोना कभी पाना, कभी आशा कभी निराशा ये भी सही है, कभी सोना कभी रोना ये उदाहरण जो है ये उचित नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, कभी सोना कभी रोना। ठीक। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 106 से हमारे पेडागाजी के प्रश्न आ जाते हैं। यहाँ पे देखें, प्रश्न क्रमांक 106 कहता है कि मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है? मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद जो है वो किसकी अनुशंसा करता है? सभी बच्चों को विद्यालयी शिक्षा की शुरुआत, सभी बच्चों को विद्यालयी शिक्षा की शुरुआत अंग्रेजी माध्यम और घर की भाषा में होनी चाहिए। तो घर की भाषा में होनी चाहिए लेकिन अंग्रेजी माध्यम में नहीं होनी चाहिए। सभी बच्चे अपनी प्रथम भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन करते हैं। तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन हमें देखना है कि मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है, तो ये उसका उत्तर नहीं होगा। सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है? सही उत्तर है। और सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनके राज्य की भाषा में शुरू होनी चाहिए, ये भी गलत है। तो मातृभाषा आधारित जो बहुभाषावाद है, ये मातृभाषा आधारित जो बहुभाषावाद है ये कहता है कि सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू होनी चाहिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 107, पाठ्य सामग्री बोधगम्यता, पाठ्य सामग्री बोधगम्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो स्किमिंग समीक्षा करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। स्किमिंग, यहाँ पे दो शब्द है, स्किमिंग और स्कैनिंग। हमें समझना है कि स्किमिंग क्या है, स्कैनिंग क्या है। स्किमिंग के द्वारा जो है किसी भी पाठ्य सामग्री को हम सरसरी तौर पर पढ़ते हैं। स्किमिंग में क्या करते हैं? स्किमिंग में हम किसी भी पाठ्य सामग्री को सरसरी तौर पर पढ़ते हैं। एक मिनट। स्किमिंग, जबकि जो स्कैनिंग होता है उसमें हम किसी भी पाठ्य सामग्री को जो है बहुत ही बारीकी से उसका अध्ययन करते हैं। तो स्किमिंग और स्कैनिंग, तो कह रहा है स्किमिंग जो है समीक्षा करने के अधिक उपयुक्त है, जबकि स्कैनिंग जो है किसी विशेष प्रश्न का उत्तर देने में मदद करती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, हमें गलत कथन ढूंढना है। तो सही है, स्किमिंग जो है समीक्षा करने के लिए, अगर हम सरसरी तौर पर पढ़कर उसकी समीक्षा कर सकते हैं, जबकि हम अगर उसका बारीकी से अध्ययन करेंगे तो किसी विशेष प्रश्न का उत्तर देने में हमें मदद मिलती है। किससे? स्कैनिंग से। स्किमिंग और स्कैनिंग दोनों ही पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान तीव्र नेत्र गति शामिल है। तो ये भी सही है हमारा, तीव्र नेत्र गति जो है होनी चाहिए, अगर हम चाहे स्किमिंग कर रहे हैं चाहे स्कैनिंग कर रहे हैं। स्किमिंग सरसरी तौर पर पठन, हमने बताया है स्किमिंग क्या है, सरसरी तौर पर पठन के अंतर्गत आता है, जबकि स्कैनिंग क्या है, बारीकी से पठन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन 3 भी सही है, हमें गलत कथन निकालना है। तो 3 सही है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। स्किमिंग में गहराई से पठन किया जाता है, जबकि स्कैनिंग में सरसरी तौर पर। तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है, हम स्किमिंग में जो है वो सरसरी तौर पर पढ़ते हैं, जबकि स्कैनिंग में बारीकी से अध्ययन करते हैं, गहराई से अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन 4 जो है ये हमारा गलत उत्तर है। ऑप्शन 4 हमारा क्या है? ये गलत है, जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 108, जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश की वस्तुओं, घटनाओं और धारणाओं के बारे में पूछना आरंभ कर देते हैं तो भाषा का कौन सा प्रकार सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है? जब बच्चे जो है वो अपने आसपास की परिवेश, घटनाओं और उदाहरणों के बारे में पूछना आरंभ करते हैं, इसका मतलब है कि वो अधिक से अधिक खोज कर रहे हैं। तो यह घटना जो कहलाती है, यह कौन सा प्रकार है? इसे हम कहते हैं खोजबीन परक। बच्चों में खोजबीन करने की आदत विकसित हो रही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, खोजबीन परक। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 109, मानव भाषा के किस गुणधर्म के कारण, मानव भाषा के किस गुणधर्म के कारण मनुष्य उन चीजों के बारे में बोल पाते हैं जो उन्हें तात्कालिक समय और स्थान में मौजूद नहीं है? ठीक। कह रहा है मानव भाषा के किस गुणधर्म, हमें यहाँ मानव भाषा का कौन सा गुणधर्म जो है हमें यह बताता है
कि मनुष्य जो है वो तात्कालिक समय और स्थान में मौजूद नहीं है, उसके बारे में भी वो चीजें बोल पाते हैं। तो यहाँ पे है संरचना निर्भरता, वियोजन सामर्थ्य, विस्थापन और यादृच्छिकता। ठीक। तो संरचना निर्भरता क्या है? ये वाक्य की संरचना पर आधारित अर्थ से संबंधित होता है, ये समय स्थान से निर्धारित नहीं होता, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। वियोजन सामर्थ्य क्या है? ये भाषा की छोटी छोटी इकाइयों से बनी होती है। विस्थापन, इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा विस्थापन। मनुष्य जो है, भाषा का विस्थापन गुणधर्म जो है, मानव भाषा का जो विस्थापन गुणधर्म होता है, जिसके कारण मनुष्य उन वस्तुओं या घटनाओं या परिस्थितियों के बारे में भी बात करता है जो वर्तमान समय में नहीं घट रही हैं, ना ही आसपास मौजूद हैं। यह क्षमता जो है केवल मनुष्य में ही पाई जाती है। अधिकांश पशु केवल वर्तमान परिस्थितियों से ही जुड़े संकेत दे पाते हैं, जबकि मनुष्य जो है वो पशु संचार से अलग है। वह तात्कालिक समय के अतिरिक्त वर्तमान भविष्य के बारे में और भूतकाल के बारे में भी चीजों को बोल पाता है। तो यह जो है मानव भाषा के किस गुणधर्म के कारण आता है? तो ये विस्थापन, जिसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक। जबकि चौथा ऑप्शन अगर देखें तो इसमें जो है शब्द और अर्थ के बीच कोई प्राकृतिक संबंध नहीं होता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विस्थापन। अर्थात मानव भाषा के विस्थापन के कारण, विस्थापन जो गुणधर्म होता है उसके कारण जो है मनुष्य उन चीजों के बारे में बोल पाता है जो उस समय और स्थान में मौजूद नहीं होते हैं। ठीक। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 110 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कौशल समझ के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है? ठीक। तो समझ के साथ पठन देखें तो घटनाओं और विचारों के क्रम का संयोजन और आकलन करना, तो ये सही है हमारा, ये समझ के साथ पठन में आता है। अब तक पढ़ी गई सामग्री का मानसिक रूप से सारांशीकरण, समझ के साथ पढ़ेंगे तभी हम उसका सारांशीकरण कर सकते हैं। अक्षरों और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना, विषय वस्तु से आगे का अनुमान लगाना। समझ के साथ पठन में हम विषय वस्तु से आगे का भी अनुमान लगा सकते हैं, जबकि अक्षरों और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना ये समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा तीसरा, अक्षरों और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, ये हो गया प्रश्न संख्या 110। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 111 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण के व्याकरण अनुवाद विधि का गुणधर्म नहीं है? हमें देखना है कौन सा व्याकरण अनुवाद विधि का गुणधर्म नहीं है, किसके अंतर्गत? द्वितीय भाषा शिक्षण के अंतर्गत। ठीक। तो व्याकरण अनुवाद विधि में क्या होता है कि व्याकरण के नियमों पर अधिक जोर दिया जाता है। प्रथम भाषा की सहायता से हम द्वितीय भाषा को सीखते हैं या द्वितीय भाषा को सिखाया जा सकता है, और अनुवाद, नियमों का अध्ययन, अभ्यास आदि इसमें प्रमुख होते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर ऑप्शन देखें तो द्वितीय भाषा में सीधे ही संप्रेषण करना और उसके बाद दो भाषाओं के व्याकरण के नियमों की तुलना करना, हमें देखना है कौन सा नहीं है। तो पहला तो नहीं होगा, गलत है। भाषा के प्रकारों के स्थान पर नियमों को अधिक ध्यान देना, व्याकरण अनुवाद विधि में हम नियमों पर अधिक ध्यान देते हैं, तो ये हमारा सही है। प्रथम और द्वितीय भाषा के व्याकरणिक नियमों की तुलना करना, सही है, ये भी हमारा सही है कि हम व्याकरण अनुवाद विधि में क्या करते हैं, प्रथम और द्वितीय भाषा के व्याकरणिक नियमों की तुलना करते हैं। द्वितीय भाषा के व्याकरण के नियमों का अधिगम और अभ्यास करते हैं, ये भी सही है। तो कह रहा है व्याकरण अनुवाद विधि का कौन सा गुणधर्म नहीं है, तो पहला हमारा जो है ये व्याकरण अनुवाद विधि का गुणधर्म नहीं है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा द्वितीय भाषा में सीधे ही संप्रेषण करना और दो भाषाओं के व्याकरण के नियमों की तुलना करा, ये हमारा क्या है, ये गलत है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 112, एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे इस बात पर विमर्श करें कि उन्होंने उसके द्वारा दिए गए अनुभव जनित प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया और उस प्रश्न का उत्तर लिखते समय वे क्या और किस प्रकार सोच रहे थे, या किसका उदाहरण है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अध्यापक जो है विद्यार्थियों को अपने ही जो उन्होंने सोचा है उस पर फिर से सोचने की प्रक्रिया के बारे में कह रहा है। तो इस घटना को कहते हैं हम अधिसंज्ञान। इसे क्या कहते हैं? अधिसंज्ञान कहते हैं। अधिसंज्ञान क्या कहता है? अपने ही सोचने की प्रक्रिया के बारे में फिर से सोचना। यह घटना किस में आती है? अधिसंज्ञान में आती है। जैसे यहाँ पे बच्चे अध्यापक कह रहा है कि बच्चे बताएं कि उन्होंने जो उत्तर लिखा है वे उस उत्तर के बारे में उन्होंने कैसे सोचा, और उसने जो उत्तर लिखा तो उस लिखते समय वो क्या और किस प्रकार सोच रहे थे। जबकि जो अन्य ऑप्शन अगर हम देखें तो इसका सही उत्तर क्या है? अधिसंज्ञान। अधिसंज्ञान क्या कहता है कि जो सोचा गया उसके ऊपर से फिर से विचार करना। अधिभाषावाद क्या है? अधिभाषावाद जो है
अन्य विकल्प जो है अधिभाषावाद क्या है कि इसमें हम शब्दों के सीधे या शाब्दिक अर्थ से संबंधित जो होता है उसे हम अधिभाषावाद कहते हैं। रूपक में क्या होता है कि हम प्रतीकों की तुलना करते हैं, और जबकि अधिसांकेतिकता में क्या होता है, संकेतों और चिन्हों का हम अध्ययन करते हैं। ठीक, तो इसमें अधिभाषावाद हम भाषाओं के माध्यम से सीधे उसके अर्थ को निकालते हैं। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा इसका, अधिसंज्ञान। ठीक, जहाँ पे हम क्या सोच, जो हमने सोचा है उसको हमने किस प्रकार से सोचा है उस पर हमें फिर से उसका अध्ययन करना है या उसे हमें फिर से सोचना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 113, निम्नलिखित में से क्रेसर की परिकल्पना के बारे में कौन सा वाइगोस्की के जेपीडी, जेपीडी का मतलब है जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेपीडी का फुल फॉर्म क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो कह रहा है क्रेसर की परिकल्पना में कौन सा जो है, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि वाइगोस्की के जेपीडी के समान है। तो यहाँ पे देखें, जो वाइगोस्की का जेपीडी का जो सिद्धांत है वो कहता है कि ये वह स्तर है जहाँ पे शिक्षार्थी जो है वो शिक्षक के माध्यम से अपनी वर्तमान जो क्षमता है उससे आगे सीखता है। जो वाइगोस्की का जेपीडी का सिद्धांत क्या कहता है कि जो शिक्षक शिक्षक है, जो शिक्षार्थी है, जो शिक्षार्थी है वो शिक्षक की सहायता से जो उसकी वर्तमान क्षमता है वह उससे आगे सीखता है। किसकी सहायता से, शिक्षक की सहायता से। और जबकि फ्रेशर की परिकल्पना में भी यही कहता है कि भाषा तब अधिगम होती है जब शिक्षार्थी को ऐसा इनपुट मिले कि जो उसकी वर्तमान क्षमता है, जो उसकी वर्तमान क्षमता है उसमें थोड़ा सा प्रोग्रेस हो, उसमें थोड़ा सा कुछ ऐड हो। इसको हम I+1 लिख सकते हैं, अर्थात उसमें कुछ ऐड हो रहा है। तो ये क्रेसर की परिकल्पना कहती है। तो ये कह रहा है कि दोनों में से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो दोनों में यह समानता अगर देखें, प्राकृतिक व्यवस्था परिकल्पना, यह जो है प्राकृतिक व्यवस्था परिकल्पना जो है ये भाषा के संरचनाओं के क्रम से संबंधित होता है। अफेक्टिव फिल्टर परिकल्पना क्या है, ये भावनात्मक कारणों से जुड़ा होता है, जैसे डर या प्रेरणा, उपहार, इनके माध्यम से। निवेश परिकल्पना जो है ये इसका सही ऑप्शन है कि क्रेसर की परिकल्पना में भी जो है वो निवेश, अर्थात उसमें जो उसका वर्तमान क्षमता है उसमें कुछ ऐड हो रहा है, और वाइगोस्की के जो जेपीडी के सिद्धांत है उसमें भी निवेश परिकल्पना जो है वो शामिल है। और मॉनिटर परिकल्पना, इसमें क्या होता है, जो परीक्षण या निगरानी होती है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। निवेश परिकल्पना जो है वो क्रेसर की परिकल्पना और वाइगोत्स्की के जेपीडी के सिद्धांत के समान है, जेपीडी के समान है। प्रश्न क्रमांक 114, क्यूमिन की आत्मनिर्भरता, क्यूमिन की आत्मनिर्भरता परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दूसरे से पारस्परिक रूप से निर्भर है। तो जिम क्यूमिन की जो आत्म, यहाँ पे इनका क्या पूरा नाम है, जिम क्यूमिन्स, जिम क्यूमिन्स, जिम क्यूमिन्स की एक सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं आत्मनिर्भरता परिकल्पना। आत्मनिर्भरता परिकल्पना ये कहता है कि प्रथम भाषा में जो विकास होता है वो द्वितीय भाषा में भी स्थानांतरित हो सकती है। प्रथम भाषा में जो विकास होता है वो द्वितीय भाषा में भी स्थानांतरित हो सकती है। अर्थात अगर विद्यार्थी जो है प्रथम भाषा में कोई सोच रहा है, कोई विश्लेषण कर रहा है, कोई तर्क कर रहा है, तो वही क्षमताएं जो है द्वितीय भाषा में के अधिगम में भी सहायक होती हैं। तो यहाँ पे देखें कि कह रहा है कि क्यूमिन की आत्मनिर्भरता परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दूसरे से पारस्परिक रूप से निर्भर है। द्वितीय भाषा में पठन और लेखन, प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा में बुनियादी अंतः वैयक्तिक कौशल, द्वितीय भाषा में बोधगम्यता, प्रथम और द्वितीय भाषा में संज्ञानात्मक अकादमिक निपुणता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा में जो संज्ञानात्मक अकादमिक निपुणता है वो एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होती हैं। ठीक, इसके माध्यम से L1 जो हमारी पहली भाषा है और जो दूसरी भाषा है वे दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के संज्ञानात्मक अकादमिक निपुणता के माध्यम से एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 115, प्रश्न संख्या 115 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षरों और वर्णमाला के स्थान पर शब्दों और लघुकथा सामग्री के आधार पर पठन कौशल आरंभ करने का तर्कसंगत नहीं ठहराता। तो हमें गलत उत्तर ढूंढना है। तो अगर देखें पहला ऑप्शन,
शब्द और पाठ्य सामग्री, शब्द और पाठ्य सामग्री अधिक रुचिकर होती है जबकि अक्षर नहीं। ये हमारा सही है, हमें गलत ढूंढना है। शब्द और पाठ्य सामग्री जो है अधिक रुचिकर होती है जबकि अक्षर जो है वो रुचिकर नहीं होते। शब्दों की अपेक्षा पृथक अक्षरों को कंठस्थ करना अधिक कठिन होता है। ये हमारा गलत है। शब्दों की अपेक्षा अक्षरों को कंठस्थ करना अधिक कठिन है। हम अक्षरों को आसानी से कंठस्थ कर सकते हैं जबकि शब्दों को कंठस्थ करने में जो है वो ज्यादा कठिन है। तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। शुरुआती पाठक छोटी छोटी इकाइयों की तुलना में बड़ी इकाइयों को बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। जो शुरुआती पाठक होते हैं उन्हें जो कहानियां होती हैं, जो बड़े इकाइयां होती हैं, उनको पढ़ने में ज्यादा रोचक या ज्यादा मजा आता है। तो ऑप्शन तीसरा भी हमारा जो है ये सही है। शब्द और पाठ्य सामग्री सार्थक संबद्धता सृजित कर पाती है जो कि अक्षर नहीं कर पाते हैं। तो ये भी हमारा सही है कि जो शब्द और पाठ्य सामग्री जो होते हैं वो क्या होते हैं, संबद्धता, एक क्रमबद्धता उसमें सृजित होती है, सार्थक संबद्धता सृजित होती है, जबकि अक्षर जो है वो नहीं कर पाते। तो हमें ढूंढना है कि कौन सा तर्कसंगत नहीं है। लघुकथा सामग्री के आधार पर पठन कौशल आरंभ करने को कौन तर्कसंगत नहीं ठहराता। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, शब्दों की अपेक्षा पृथक अक्षरों को कंठस्थ करना अधिक होता है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। इसके बाद प्रश्न संख्या 116, निम्नलिखित में से कौन सा भाषाओं और बोलियों के बारे में भाषिक रूप से सही है। भाषाओं और बोलियों के बारे में कौन सा भाषिक रूप से सही है। तो कह रहा है कि भाषाओं की अपनी लिपि होती है परंतु बोलियों की कोई लिपि नहीं होती। तो नहीं, ये गलत है। भाषा और बोलियों में कोई सुपरिभाषित भाषिक अंतर नहीं होता। तो ये हमारा सही है। भाषा और बोलियों में जो है कोई भी सुपरिभाषिक अंतर नहीं होता। ये केवल जो है सामाजिक, राजनीतिक और जो ऐतिहासिक कारण होते हैं उनके कारण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। बाकी भाषा और बोली में कोई सुपरिभाषिक अंतर नहीं होता। इसके बाद भाषाओं में साहित्य लिखा गया परंतु बोलियां मौखिक रूप परंपरा का निर्वाह करती हैं, ये भी गलत है। और भाषा और बोलियां भाषिक रूप से भिन्न है परंतु भौगोलिक रूप से एक समान है, ये भी गलत है। ठीक, तो सही उत्तर क्या हो गया हमारा, सही उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन 2, भाषा और बोलियों में कोई भी सुपरिभाषित अंतर नहीं है। ठीक, इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक देख लेते हैं। ये हमारा सही उत्तर हो गया, भाषा और बोली में कोई भी सुपरिभाषित भाषिक अंतर नहीं है। इसके बाद प्रश्न संख्या 117, वीरा 7 माह की शिशु है। वीरा कितने माह की शिशु है, 7 माह की शिशु है। अब वह कुछ इस तरह की आवाज निकाल रही है जिसमें स्वर और व्यंजन मिश्रित होते हैं। जब स्वर और व्यंजन मिश्रित होते हैं तो सामान्यतः जो है शिशु जो है वो 6 से 8 माह में जो ध्वनि निकालता है उसे हम बोलते हैं बबलाना। उसे क्या बोलते हैं, बबलाना बोलते हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, मिश्र होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, बबलाना। ठीक, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 118, उत्पादक शब्द संपदा क्या है। उत्पादक शब्द संपदा क्या है। वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है। तो उत्पादक शब्द संपदा वही है जिनका प्रयोग हम लेखन में या बोलने में करते हैं। तो ऑप्शन 1 हमारा सही उत्तर है। अन्य ऑप्शन को देखें तो वे शब्द जो पाठक के लिए हैं, तो ये गलत है हमारा। वे शब्द जिनको हम जैसा सुनते हैं वैसा ही पहचानते हैं, यह पहचान से जुड़ा हुआ है। और वे शब्द, उन शब्दों पर ध्यान देना जिनको हम पंक्तियों से परे जाकर पढ़ते हैं, तो यह भी नहीं है। तो उत्पादक शब्द संपदा क्या है, जिनका प्रयोग हम लेखन या बोलने में करते हैं, अर्थात लिखने और बोलने में करते हैं, उसे हम बोलते हैं उत्पादक शब्द संपदा। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 119 और 120। प्रश्न क्रमांक 119 देखें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई है। किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई। तो भाषा अर्जन उपकरण क्या है, इसे हम बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। भाषा अर्जन उपकरण क्या है कि जिसमें जो है बहुत कम समय में भाषा सीखा जा सकता है। बच्चे जो है बहुत कम समय में भाषा को सीख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं भाषा अर्जन उपकरण। तो इसका देखें ऑप्शन, अगर देखें तो पहला ऑप्शन है बच्चे आकृति मूलक भाषा कैसे सीख लेते हैं। बच्चे आकृति मूलक भाषा कैसे सीख लेते हैं। बच्चे का भाषिक उत्पाद उन्हें मिले भाषिक निवेश से अधिक क्यों होता है। बच्चे अपनी प्रथम भाषा कैसे सीखते हैं और बच्चे 4-5 वर्षों की कम अवधि के भीतर कैसे भाषा सीखने योग्य बन जाते हैं।
तो कह रहा है निम्नलिखित में किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई? तो दूसरे के द्वारा, अर्थात बच्चे भाषिक उत्पाद उन्हें मिले भाषिक निवेश से अधिक क्यों होते हैं, इसके द्वारा भी हम उसकी अवधारणा को समझ सकते हैं। तीसरा जो है, बच्चे अपनी प्रथम भाषा कैसे सीखते हैं, इसके द्वारा भी हम भाषा अर्जन के उपकरण की अवधारणा की व्याख्या कर सकते हैं। और चौथा जो है, बच्चे 4-5 वर्षों से की कम अवधि के भीतर कैसे भाषा सीखने योग्य बन जाते हैं, ये भी जो है भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या करने में सहायक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला, बच्चे आकृति मूलक भाषा कैसे सीख लेते हैं, यह जो है भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या करने के लिए सहायक नहीं है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 120, एक समुदाय एक समुदाय विशेष के बोलने चालने के तरीके में यह देखा गया कि दो भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के लोग 21 को भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारित करते हैं। क्या होता है कि जैसे एक समुदाय विशेष में लोग जो है किसी भी शब्द को, किसी भी संख्या या कोई भी अन्य शब्द को लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। जैसे 21 को समुदाय विशेष के जो बोलने चालने के तरीके हैं, जो अलग अलग आर्थिक समूहों के लोग हैं, कुछ लोग 21 को दूसरे तरीके से बोलते हैं, कुछ लोग 21 को दूसरे तरीके से बोलते हैं। तो यह किस प्रकार का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है हमारा सामाजिक सांस्कृतिक चर, सामाजिक मनोवैज्ञानिक चर, सामाजिक भाषिक चर और परिणामवादी चर या प्रेग्मेटिक चर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक भाषिक चर, कि समाज में जो भाषा का अंतर है, जो अलग अलग सामाजिक आर्थिक समूह हैं, वे किसी भाषिक तत्व को भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारित करते हैं। तो यह किस पर निर्भर करता है? यह निर्भर करता है सामाजिक कारकों पर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। ठीक, तो ये थे हमारे सीटेट का PYQ हिंदी का, जो कि दिसंबर 2024 में हुआ था। ऐसे ही हमारे ज्ञानवाणी चैनल पर बने रहिए, आपको PYQ की क्लासेस जो है निरंतर इस पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।